हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में। एक्सटर्नल सोर्सेस का डेफिनेशन और उसके कॉमन मेथड्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेंट को या एम्प्लॉयज़ को सर्च करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के होंगे। इंटरनल में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हम उन्हें चांस देते हैं, हम उन्हें मौका देते हैं कि वो इंटरनल एग्ज़ाम या इंटरव्यू क्लियर करके अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग आउटसाइडर को चांस देते हैं कि वो आकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट या क्राइटेरिया फुलफिल करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन जाए। तो हम लोगों ने कुछ कॉमन मेथड्स डिस्कस किया था उसमें। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, जिस प्रकार एक एम्प्लॉय अगर जाता है या एक कैंडिडेट जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड, उसमें हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कैजुअल कॉलर या एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, वेब पब्लिशिंग या रिकमेंडेशन। ये सारे कॉमन मेथड्स है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड लिमिटेशंस, दैट इज demerits of external sources। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम एडवांटेज यानी मेरिट्स। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज क्वालिफाइड पर्सनल। By using external source of requirement, the manager can attract qualified and trained people to apply for the vacant job in the organization। अगर हम क्वालिफाइड पर्सन को मौका देना चाहते हैं तो हम कैसे मौका दे पाएंगे? हम एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से ही उसको चांस या मौका दे पाएंगे, क्योंकि इंटरनल सोर्सेस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उन्हीं एम्प्लॉय को मौका देते हैं या चांस देते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनमें से ही हम किसी का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा स्कोप है वो लिमिटेड है, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस की, इसमें जो हम कैंडिडेट या एम्प्लॉय को जो हम मौका देने वाले होते हैं वो हमारे पास लार्ज स्कोप में होता है, उसका जो स्कोप है वो बड़ा होता है। कैसे? क्योंकि हम अगर एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से किसी का सिलेक्शन करते हैं या किसी को हायर करते हैं तो वो बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है, ओके। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट। मैनेजमेंट किसको अट्रैक्ट करेगा? उन व्यक्तियों को जो क्वालिफाइड होंगे और जो ट्रेंड होंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में ट्रेंड और एजुकेटेड हैं, लेकिन टाइम के अनुसार जिन चीज़ों का चेंजेस होता है हम अगर उसके साथ खुद को चेंज नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के फील्ड में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो डे टू डे टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। अगर हम यूथ को हायर करते हैं या यंग जनरेशन को हम लोग हायर करते हैं, अगर हम लोग उनका सिलेक्शन करते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम ये देख पाएंगे जो उनके अंदर टैलेंट होता है, जो उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है, जो वो चीज़ों को फोकस के साथ करते हैं या कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, वो लॉन्ग टाइम से उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय उतना फोकस या कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते हैं। तो हम अट्रैक्ट कर पाएंगे क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पीपल को टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी वैकेंट जॉब है, जितना भी पोजीशन खाली है, उसके लिए हम पीपल को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर पाए। तो ये है क्वालिफाइड पर्सन। नेक्स्ट वी हैव इज वाइडर चॉइस। द मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर चॉइस इन सेलेक्टिंग द पीपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। इंटरनल में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमारा जो 50 एम्प्लॉय है उसमें से ही हमें किसी एक या दो को सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन
अगर हम आउटसाइडर को मौका देते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं 5 वैकेंट पोजीशन है, तो उसके लिए जो कैंडिडेट का एप्लीकेशन आएगा वो 1000 भी हो सकता है, वो 2000 भी हो सकता है। जितने लोगों की जॉब की आवश्यकता है या जो व्यक्ति उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो लोग अप्लाई करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 जॉब के लिए या 5 सीट के लिए 1000 से 2000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड ही है, ओके। लेकिन एक्सटर्नल में हमारे पास मोर देन इट है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा चॉइस हो जाता है या मैनेजमेंट का जो चॉइस हो जाता है, जो लोग हायर पोजीशन में बैठे, जैसे आपके बॉस हो गए, बॉस को आप CEO बोल सकते हैं, MD बोल सकते हैं, या मैनेजर में भी आप काउंट कर सकते हो जिसे हम GM जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं। तो उनके पास जो सिलेक्शन का ऑप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो जो व्यक्ति उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो उनको सेलेक्ट करेंगे, वो उसको मौका बिल्कुल नहीं देंगे जो किसी एक चीज़ में भी पीछे रह जाएगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलप करेगा जब उसके अंदर काम करने वाले सारे वर्कर्स इफ़ेक्टिव वे में काम कर पाएँ। जितनी क्षमता है या जितनी डिमांड है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड को फुलफिल कर रहे होंगे, तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करता है। तो वाइडर चॉइस मिल जाता है मैनेजमेंट को कि वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से सेलेक्टिव को ही सेलेक्ट करे, जो व्यक्ति उसके क्राइटेरिया फुलफिल करेगा केवल उसको ही वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा होता है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज के माध्यम से एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं, ये हमारे पास नई नई चीज़ों को लेकर के आते हैं। अगर हम किसी नए व्यक्ति को हायर करते हैं तो वो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो पॉजिटिव वाइब लेकर के आएगा, एक एनर्जी लेकर के आएगा, जो वो पूरा अपना 100% देने का प्रयास करेगा। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फ्रेश टैलेंट। इट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेश टैलेंट यानी हम एक नए व्यक्ति या नए एम्प्लॉय को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो वो एक एनर्जी लेकर के आएगा, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब और फुल पोटेंशियल के साथ वो काम करने का कोशिश करेगा। तो जब भी नया ब्लड आता है या नया टैलेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% देने का प्रयास करता है, जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द पूरा कर लेगा, या जो उसका इंटरेस्ट है वो उसको पूरा करने में उसकी सहायता करेगा। तो हम देख पाएंगे कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ब्लड आ रहा है और न्यू ब्लड आने से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी वो क्रिएटिव माइंडेड होगा, क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा, चीज़ों को जल्दी से एनालाइज करके बहुत अच्छे से पूरा कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट को लेकर के आएंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है कि उसके और मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में न्यू कमर्स आ रहे हैं या न्यू एम्प्लॉय आ रहे हैं जो एक पॉजिटिव वाइब के साथ काम कर रहे हैं और केवल वो अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बॉस हमसे खुश हो जाए, तो वो अपना उस तरीके से मेहनत करेंगे कि बॉस भी उनका खुश होगा, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी पूरा होगा और एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी पूरा होगा। नेक्स्ट वी हैव इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। If a company taps external source, the staff will have to compete with the outsider. ये बहुत अच्छा बोला है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं और जो नए एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी नया एम्प्लॉय आएगा तो एक स्पिरिट के साथ आएगा, एक एनर्जी के साथ आएगा और जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पहले से, ओके, तो उनके अंदर एक कंपटीशन आ जाता है कि एक आया है तो मुझे भी अपना फोकस करना है। इफ अ कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज द स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर। तो कहने का मतलब है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी नया स्टाफ आएगा तो वो दोनों के लिए फ़ायदा होगा। जो एग्जिस्टिंग
स्टाफ है, जो पहले से स्टाफ है उसके अंदर भी एक अच्छा करने की भावना होगी कि मुझे भी अपना बेस्ट देना है, और जो आउटसाइडर आएगा वो भी अपना फुल एनर्जी के साथ प्रयास करेगा कि मुझे भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। पहला पॉइंट है डीमेरिट में कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि जो नए एम्प्लॉय आए हैं वो क्यों आए हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए था, मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ। रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड में काउज डिससेटिस्फैक्शन, अगर हम रिक्वायरमेंट करते हैं आउटसाइडर का या आउटसाइड से, may cause dissatisfaction among the employees of organization. They may feel that their chances of promotion are reduced. जो एम्प्लॉय पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है जब कोई नया टैलेंट या नया एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। वो डिससेटिस्फैक्शन क्या है, वो ये सोचते हैं जो उनका चांस है प्रमोशन का, ओके, जो प्रमोशन का चांस है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। कैसे हो जाएगा, जो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट से अवेयर है, वो वही काम लंबे समय से करते आ रहा है, जिसके कारण जो उसका एक स्पिरिट है या एनर्जी है कहीं ना कहीं लो होता चला जाता है। ओके, जब एक नया एम्प्लॉय आता है तो उसको एक कंपटीशन मिलता है, कंपटीशन में वो ये सोचता है मैं तो बस ऐसे ही काम करते चला आ रहा हूँ, लेकिन अब ये नया एम्प्लॉय आया है ये तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगा, ये अभी यूथ आया है तो ये टेक्नोलॉजी से अवेयर है। जो एम्प्लॉय 30 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और एक अभी एक यंग आता है तो यंग जो है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर होगा। अगर हम कंपेयर करेंगे उस एम्प्लॉय से जो 30 साल से काम कर रहा है, वो यूथ जब भी आएगा तो न्यू क्रिएटिव आइडिया लेकर के आएगा, एनर्जी लेकर के आएगा, टेक्नोलॉजी से अवेयर है। तो यहाँ पर वो जो पहले से काम कर रहा है एम्प्लॉय वो ये सोचेगा कि मेरा तो प्रमोशन का चांसेस अब रिड्यूस हो गया या बहुत कम हो गया, क्योंकि बॉस उसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देगा जो कम समय में ज़्यादा काम कर ले या उस काम को वो क्रिएटिव तरीके से पूरा कर ले। तो जब तक वो क्रिएटिव तरीके से पूरा नहीं करेगा तो बॉस भी उससे खुश नहीं होगा। तो यही है डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है जब कोई नया एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है और नेगेटिव पॉइंट, लेकिन हम लोग इसको यहाँ डीमेरिट्स में पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एम्प्लॉय, उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आएगा तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस कर देगा या वो लैक कर देगा, जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सिस्टमैटिक वे में पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये डीमेरिट्स में काउंट होगा। Second we have is costly process. A lot of money has to be spent on advertisement, therefore this is costly process. मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल सोर्सेज है ये टाइम टेकन है। ओके, ये टाइम के साथ साथ मनी भी इन्वेस्ट करवाता है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, एनालाइज करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में कितने पोस्ट वेकेंट है। उस पोस्ट को हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला। आफ्टर दैट जब हम चीज़ों को एडवर्टाइज करेंगे तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। जब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनका टेस्ट या इंटरव्यू हम लेंगे तो सारा अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। तो उस अरेंजमेंट में हमें क्या लगेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। सारा कुछ अरेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, समय भी हमारा लग रहा है, तो लॉट ऑफ मनी जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, लॉट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड हो रहा है ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है, या अरेंजमेंट में हम बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें हमने अरेंजमेंट में ही उतना खर्च कर दिया। देन आफ्टर हम उनका टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं
आफ्टर दैट हम उनका सिलेक्शन कर पाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो टाइम टेकन और कॉस्टली है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो एक्सटर्नल सोर्सेस करता है तो उसमें वो लॉट ऑफ मनी भी इन्वेस्ट करता है और बहुत सारा समय भी लगाता है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कोर काम में यानी जो मेन काम उसका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि जितने लोग हैं वो सारा फोकस कहाँ करेंगे कि हमने बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, हमने बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करना है। तो हम तभी बेस्ट एम्प्लॉय को हायर कर पाएंगे जब हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे। तो कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा लगता है और ये टाइम टेकन है। नेक्स्ट वी हैव इज लेंदी प्रोसेस, इट टेक्स मोर टाइम देन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। ये जो है वो लंबा समय लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है, ठीक है। मोर टाइम देन इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीट वैकेंट है और उस ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं, 50 एम्प्लॉयज पहले से काम कर रहे हैं और हमारा जो वैकेंट पोजीशन है या वैकेंट जॉब है वो एक है, तो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो 50 में से ही किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इनका टेस्ट और इंटरव्यू लेंगे तो हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है या हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम ले रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक टाइम शेड्यूल निकाल दिया और अरेंजमेंट थोड़ा सा कर दिया एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वहीं पर हमने एग्ज़ाम और इंटरव्यू उनका ले लिया। तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अरेंज नहीं किया या बहुत सारा हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया और इसमें हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। क्यों टाइम सेव हो रहा है? क्योंकि हमने आज नोटिफिकेशन निकाला कि मुझे ये एग्ज़ाम लेना है इस पोजीशन के लिए और मैंने 10 दिन के बाद एग्ज़ाम ले लिया या 25 दिन के बाद ले लिया एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो कम से कम स्पेंड हो रहा है या जो हमारा जो टाइम है वो कम से कम लग रहा है इंटरनल में। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो हमें आउटसाइडर को टाइम देना पड़ता है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आएगा या फिर नोटिफिकेशन, आप बोल लो कि नोटिफिकेशन आता है या उसका एडवर्टीजमेंट आता है, देन एक प्रोसेस के बाद एग्ज़ाम होता है, कैंडिडेट उसमें अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फिलअप करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद हम उसमें फिर एक टाइम देते हैं कि अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसको रिकरेक्ट कर लेते हो। देन ये सारा प्रोसीजर होने के बाद कम से कम 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है। जब 2 या 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा तो उसका रिजल्ट थोड़ा दिन बाद आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम उसका इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है। तो कहीं ना कहीं 5 से 6 महीना इसमें लग जाता है और कोई कोई एग्ज़ाम तो ऐसा होता है जिसमें पूरा का पूरा साल लग जाता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो में थोड़ा हैम्पर होता है या हम कह सकते हैं थोड़ा बाधा या कठिनाई पैदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो जहाँ पर फ्रेश टैलेंट लेकर के आ रहा है, जहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग वाले एम्प्लॉय को लेकर के आ रहा है, जहाँ पर एक स्पिरिट से भरे हुए कैंडिडेट को ज्वाइन करवा रहा है, एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ वो डीमेरिट्स भी साथ में लेकर के आ रहा है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन करवाना पड़ेगा या उसको हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर करवाना पड़ेगा या कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें उसे ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो जहाँ पर पॉजिटिव साइन है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आएगा ही आएगा या कुछ ना कुछ वो लूप होल लेकर के ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टेकन है या कॉस्टली है, तो इन सारी चीज़ों में लगता है कि पैसा ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को हायर करवाने में हेल्प करता है, सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, जहाँ पर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक क्रिएटिव थिंकिंग वाले एम्प्लॉय दे पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक हम उसको रन करवा पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन इज द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग। सिलेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाइंग करते हैं एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और
फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो अलग हो सकता है, आउटसाइडर के लिए अलग हो सकता है और इंटरनल के लिए अलग हो सकता है। बट अगर हम केवल बात करेंगे सिलेक्शन का तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो कैपेबल हैं नेक्स्ट पोजीशन को एक्वायर करने के लिए, तो हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम ले सकते हैं। इंटरनल सोर्सेस के माध्यम से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं एक दो पोजीशन के लिए। अगर एक से लेकर के 2 पोजीशन खाली है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस 2 पोजीशन को फिलअप करने के लिए हम लोग इंटरनल कैंडिडेट या इंटरनल एम्प्लॉयज़ को मौका दे सकते हैं, उनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये जो 2 सीट है उसमें हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो ओवरऑल चीज़ों से के बारे में अवेयर हो, जो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी अवेयर हो, थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड हो और वो बाहरी दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्ट कर चुका हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज के माध्यम से उसका हम लोग रिक्वायरमेंट करेंगे या सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो सिलेक्शन में हमने दोनों ही चीज़ों पर फोकस करना है। वो डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन लोगों की आवश्यकता है और उसका क्राइटेरिया क्या है और वो व्यक्ति जो है वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो इंटरनल भी कर सकता है और एक्सटर्नल भी कर सकता है। सिलेक्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकता है। द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करेंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन, प्रेजेंट के टाइम पर जो हम देखेंगे या भविष्य के लिए हम देखेंगे कि वो पोजीशन को एक्वायर कौन कर सकता है, कौन है जो राइट पर्सन का हम सिलेक्शन करेंगे। राइट पर्सन कौन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या हम बाहर वालों को अगर मौका देते हैं तो वहाँ से हम सही पीपल का सिलेक्शन करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, वो क्या चाहता है। वो एक्सटर्नल सोर्सेज के साइड जाएगा या इंटरनल सोर्सेज के साइड जाएगा, वो डिपेंड करता है वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के हेड पर। तो सिलेक्शन में हम लोगों ने जाना कि आइडेंटिफाइंग हम लोग करेंगे सबसे पहले और चूज करेंगे। तो चूज करने का भी ऑप्शन हमें मिल रहा है 2 साइड से, इंटरनल और एक्सटर्नल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में फर्स्ट प्रोसेस है हमारा है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट हेल्प द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड। ये मैनेजर को हेल्प करता है एलिमिनेट करने में। किसको एलिमिनेट करेगा मैनेजर हमारा, अनक्वालिफाइड, यानी वो व्यक्ति जो अनक्वालिफाइड है, जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो अनक्वालिफाइड और अनफिट फॉर सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का एडवर्टीजमेंट आया है उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो ज़रूरी है ये नहीं कि जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, जो अनक्वालिफाइड होंगे या जो अनफिट होंगे। तो मैनेजर क्या करता है, उन्हें एलिमिनेट करता है। कैसे कर सकता है, उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। वो अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन का ऑप्शन देता है, लेकिन अगर उसी फॉर्म में हमने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है,
फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया मांगा गया है बीकॉम होना चाहिए, ओके, बीकॉम होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। उस कैंडिडेट का केवल 12th ही है, उसने केवल 12th पास किया है। अब वो अप्लाई करेगा बीकॉम लेवल के लिए तो वो तो पहले से एलिजिबल है ही नहीं, तो उसके फॉर्म को क्या कर देगा मैनेजर, एलिमिनेट कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग हम उस चीज़ का करेंगे जो कैंडिडेट की तरफ से आएगा, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म किसके साइड से आएगा, कैंडिडेट की तरफ से आएगा, और वो कैंडिडेट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, और वो इंफॉर्मेशन बताता है कि आपके पास जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसका ये डिटेल इंफॉर्मेशन है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज सेलेक्टिंग टेस्ट। अब हम सेलेक्ट करेंगे तो कुछ तो हम लोग क्राइटेरिया मेंटेन करेंगे या कुछ हम लोग मेथड या टेस्ट को यूज करेंगे कि जिससे हम लोग जान पाएंगे कि उस एम्प्लॉय या कैंडिडेट के अंदर किस चीज़ का कमी है या क्या क्षमता है उसके अंदर या क्या डीमेरिट्स या मेरिट्स है। तो इसके लिए तो हमने टेस्ट लेना पड़ेगा। तो हम टेस्ट लेंगे 5 तरीके से, ओके। पहला हमारा है इंटेलिजेंस टेस्ट। इट टेस्ट अ पर्सन एबिलिटी। ये पर्सन के एबिलिटी को टेस्ट करता है टू मेक डिसीजन एंड एडजस्टमेंट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पर्सन्स के एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन का एबिलिटी क्या होना चाहिए, टू मेक डिसीजन एंड एडजस्टमेंट। वो कैसे डिसीजन ले सकता है या वो कैसे एडजस्ट कर सकता है, ओके। तो ये बेसिकली है साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि हम उसको एक सिचुएशन देंगे और वो सिचुएशन में वो डिसीजन लेने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले पाता है या नहीं ले पाता है। तो ये हम बोल सकते हैं आईक्यू टेस्ट है, ओके। आईक्यू टेस्ट है ये। दैट्स वाई हम पर्सन के इंटेलिजेंस को टेस्ट करने का प्रयास, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। ठीक है, ये बताता है कि जो कैंडिडेट है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो चीज़ों को या न्यू चीज़ों को कैसे वो सीख सकता है। ठीक है, द टेस्ट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ कैंडिडेट टू डेवलप। इट ऑल्सो हेल्प टू नो हाउ ही विल परफॉर्म इन फ्यूचर। और ये हम जान पाएंगे कि वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर पाएगा। एप्टीट्यूड्स जो है वो न्यू लर्निंग स्किल को डेवलप कैसे करवा सकते हैं या वो कैसे उसको सीख सकता है, और वो फ्यूचर के लिए कितना कैपेबल है चीज़ों को करने के लिए, हम जान पाएंगे विथ द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू पर्सन इमोशन। वो पर्सन्स के इमोशंस के बारे में क्लियरली बताता है, ओके। पर्सनैलिटी टेस्ट आर कंडक्टेड टू मेजर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड्स, इमोशन, कैपेसिटी टू गेट अलॉन्ग, मैच्योरिटी एक्सेट्रा। It aims to expose qualities of personality as a whole. The tests are difficult to design and implement. हम इसके वैल्यू को जज करेंगे, हम इसके कैरेक्टर को टेस्ट, अगर हम किसी की पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें उसका कैरेक्टर भी आ जाएगा, हम उसमें उसके वैल्यूज़ के बारे में भी जज कर पाएंगे, वो किस वैल्यू के हिसाब से वो अपनी लाइफ को जीता है, क्या एथिक्स है उसके लाइफ का, वो किस चीज़ को ज़्यादा एडमायर करता है, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट बोलने का तरीका हो सकता है उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, वो किस हिसाब से चीज़ों को सोच सकता है। एक अगर अनस्किल्ड लेबर है या अनक्वालिफाइड पर्सन है और एक क्वालिफाइड पर्सन है, दोनों के सोचने का तरीका, दोनों के काम करने का तरीका, दोनों के बोलने का तरीका में बहुत अंतर होगा। जिस हिसाब से क्वालिफाइड पर्सन और जिस हिसाब से अनक्वालिफाइड पर्सन बात करते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। तो हम पर्सन के इमोशंस को कैसे चेक कर सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट से। हम उसके मैच्योरिटी लेवल को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट से। तो ये पर्सन के इमोशन, कैरेक्टर और
मैच्योरिटी लेवल को आइडेंटिफाई करवाता है। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेड टेस्ट। इट मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ट्रेड टेस्ट से हम क्या जान पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइपिंग टेस्ट ले लिया, तो जो कैंडिडेट टाइपिंग में बहुत अच्छा होगा वो इस टेस्ट को क्लियर कर लेगा। यानी हम जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं क्या वो प्रोफेशनल है या नहीं है, या केवल उसने केवल अपने रिज्यूम या एप्लीकेशन में बता दिया है कि मुझे टाइपिंग आती है, जब एक्चुअल में उसको टाइपिंग करने के लिए दिया जा रहा है क्या वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ट्रेड मतलब जिस प्रोफेशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है क्या वो उस प्रोफेशन में कैपेबल है। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेस्ट टेस्ट। इट अलाउज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। पर्सन का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, determine a person area of interest and kind of job that will satisfy him. This test aims to identify area in which candidate has especially liking and involvement. अगर हम किसी पर्सन को जॉब पर हायर करते हैं तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, या आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, या आप ये पढ़ाई कर रहे हो क्या आपको पसंद है या नहीं पसंद है, क्या वो अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, क्या वो ऐसे ही केवल पढ़ाई कर रहा है, क्या उसका कोई मकसद है या नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट होना या इंटरेस्ट है या नहीं है ये भी हम डिटरमाइन कर पाएंगे विथ इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3। ये बोलता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इट इज एन डेप्थ फॉर्मल कन्वर्सेशन कंडक्टर। ओके, ये कन्वर्सेशन टू फाइंड आउट suitability of the candidate for a specific post। स्पेसिफिक पोस्ट पे उसका suitability वो फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट टू सीक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। कैंडिडेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेगा। अगर हमारे पास अपने कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और हम कैंडिडेट के बारे में नहीं जानते हैं, या उसके हॉबीज़ या उससे रिलेटेड जो चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को जानना चाहिए अगर वो नहीं जानता है तो वो हो सकता है कि डीमेरिट में आ जाए। तो टू सीक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब। और जब हम एक कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं तो उसको जॉब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, उसको एक पिक्चर बता देना चाहिए कि आपको ये जॉब करना है, आपको इस जॉब के लिए हायर किया गया, आपको ये काम इसमें करना पड़ेगा, फिर आप इसके लिए मना नहीं कर सकते। विद डिटेल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन टू क्लैरिफाई हिज डॉट। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हर एम्प्लॉय को मानना होता है। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं मानेगा तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर एक पर्सन उसके अगेंस्ट जाएगा तो कल 4 लोग और आ जाएंगे जो उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो जिस कैंडिडेट का हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसको हम पहले ही बता देते हैं कि इस कंपनी या इस ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हर एक कैंडिडेट को फॉलो करना है और आपको भी फॉलो करना है। अगर आप कुछ इसके अगेंस्ट करोगे तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके खिलाफ कोई एक्शन ले। ओके, थैंक यू।